चलेगा क्या होने वाला। जी, मेरे को लगता है बीच में दिनेश कंवर जी की बात अधूरी रह गई थी, साथ में अधीर साहब का भी नेटवर्क ऑफ हो गया, तो दिनेश जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो सर मैं जो कह रहा था, आई विल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जो कंट्रोल किया जा रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोल एक तरह से स्टेट्स के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है ताकि स्टेट्स अपने अपने स्तर पर कुछ ना कर सके। आप दूसरी बात ये भी कह रहे थे कि हालत बीजेपी की उतनी बुरी नहीं है जितनी हम लोग कई बार सोच लेते हैं। वो हालत मैं आपको अंदाजा आपकी बात बता दूं, वहां कर्नाटका में जो हुआ वो अलग था। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी सिर्फ 0.98% वोट से। द एग्जैक्ट नंबर इज नियरली 44,000 वोट्स इन 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इतना ही फर्क था। लेकिन उसके बाद लोगों ने ये सरकार, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, बहुत सारी चीजें बीच में रास्ते में अड़चने जो आई वो आई अपनी जगह थी, लेकिन लोग एक ऑब्जर्वेशन देख रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने तो बहुत जल्दी सरकार के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए थे, लेकिन आम व्यक्ति अभी ये सोच रहा था कि अभी हालात सुधरेंगे। लेकिन हालात सुधरने की जो स्थिति है वो कोई अभी मैं इतना कंफर्टेबली नहीं बोल पा रहा हूं कि वहां कुछ सुधार देखने में आ रहा है। जो चीजें सत्ता पार्टी के सत्तासीन होने के करीब 1 साल 2 साल या 4 साल के बाद देखने को सुनने में आने लगती थी, जैसे कोई लेटर बॉम्ब आ गया या कोई दूसरा सरकार के ऊपर एक इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप जो हैं वो सामने आने लगे, यहाँ तक के 2-4 करोड़ की नहीं 20-25, 25-30 करोड़ की बातें होने शुरू हो गई हैं। उसमें दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। तो ये सब चीजें जो हैं ये कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में कठिनाई खड़ी कर सकती हैं। हिमाचल की अगर बात करें, यहाँ से 4 लोकसभा क्षेत्र हैं और चारों लोकसभा क्षेत्र में विद द पैसेज ऑफ टाइम बीजेपी को जो डैमेज हुआ है उसको वो इंप्रूव करती हुई दिख रही है अभी। और एग्रेसिवली वो हिमाचल को नड्डा जी इस बार शायद ये मानकर चले हैं कि मेरी होम स्टेट है और यहाँ से मुझे अब अपने आप को स्थापित करके निकलना है और साबित करना है। उनके लिए ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हारने के बाद, कर्नाटका में हारने के बाद, हिमाचल में हारने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब नड्डा के स्टेक पर हैं। तो नड्डा जी की क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। वहां उनको अपने आप को प्रूव करना होगा कि हिमाचल में क्या कर पाते हैं। मैं आप जिस कंस्टिट्यूएंसी जिस पार्लियामेंट में मैं खुद बैठा हूं, यहाँ पर हालत ये है कि 17 में से 12 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारी हुई है। लेकिन इस वक्त जो उत्साह देखा जा रहा है, although chief minister is from this constituency, this parliament constituency, and deputy chief minister is also from this parliament constituency, so यहाँ पर अगर ये स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं कि लोग नाराज हो रहे हैं पार्टी से एक बहुत जल्दी, क्योंकि अभी 6 महीने हुए सरकार बने, तो ये चीजें जो हैं ये इन चीजों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होगा सरकार के लिए। उस पर ये जो परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, सेंटर से पैसे मांगे जा रहा है वो नहीं मिल रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उससे अफेक्ट हो रहे हैं, और मैसेज बाई एंड लार्ज कहां तक डाउन द लाइन जा रहा है कि नजला जो है वो सरकार पे ही गिरेगा। चाहे वो फंडिंग सेंटर से आनी है तो नहीं ला पा रहे हैं तो भी यही सरकार जिम्मेवार है, और अगर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम चल रहा है उनको पूरा नहीं हो पा रहे हैं तो भी नजला इसी सरकार के ऊपर गिरना है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां कांग्रेस के लिए भी उतनी कंफर्टेबल अब नहीं है जितनी आज से 6 महीने पहले प्रदेश में थी। तो मोदी जी अब आगे क्या करिश्मा करते हैं, ऑल दो लोग, मैं यहाँ ये कहने से मुझे कोई हिचक नहीं है कि लोग कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, उनकी जो वर्किंग है उससे लेकर जो थोड़ा सा तानाशाही टाइप का एटीट्यूड है सेंटर का, उसको लेकर परेशान है। अगर उसमें कहीं नरमी आ जाती है, नितिन गडकरी से कोई परेशान नहीं है। आपने बहुत साफ कहा
मैं आपको बताऊं यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं कोई 4 लेन के, तो 4 लेन नेशनल हाईवेज के 4 एक प्रोजेक्ट कोई NHAI कर रहा है, कोई मॉट खुद कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, तो वो खुद कर रहा है। तो मतलब अभी हमारे ये 4 लेन प्रोजेक्ट जो कीरतपुर से मनाली वाला है स्ट्रेटेजिक है, तो काम चल रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये काम होने के बावजूद, ये तब भी चल रहे थे, 6 महीने पहले भी चल रहे थे, लेकिन अब इनके ऊपर ज्यादा एग्रेसिवली ये लोग एक्टिव हुए हैं। करीब 500 करोड़ रुपया लोगों में जो जिनकी जमीनें ली गई हैं, जिसका वो इंतजार कर रहे थे, अभी बांटे गए हैं। तो वो उनके हक्के थे, वो उन्हीं को मिलने थे, लेकिन एक टाइमिंग, जो टाइमिंग है ना सर, वो मैटर करती है। किसी के पास जो बेचारा अभी सोच रहा था मेरे पास जंगल में जमीन है, किसी काम की नहीं है, मेरे को कुछ और उसकी हालत खराब है, गरीब आदमी है, जमीन उसके पास है लेकिन आय के साधन नहीं है, तो उसको अचानक से आपके 10-20-50 लाख रुपए का उसका अकाउंट में चला जाता है, ही इज मोर देन हैप्पी, व्हाई वुड ही थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो ये चीजें ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। ये हिमाचल की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में, देश भर में ऐसा हो रहा है। जो हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं जिनको वाजपेयी जी ने शुरू किया था, उनको आगे डेफिनेटली मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो थोड़ा स्लो हो गए थे, लेकिन अभी हो रहे। दूसरी बात, आप रिसेशन की बात करें, रिसेशन से अगर कंट्री को बाहर लेके आए थे तो मनमोहन सिंह जी थे। पूरे वर्ल्ड राउंड रिसेशन चल रहा था और यहाँ पर हिंदुस्तान में इकोनॉमी बिल्कुल स्मूथली चल रही थी। आज भी वो स्थिति, जो जीडीपी की बात कर रहे थे स्वामी जी, वो जीडीपी जो है इतना जिस लेवल पर आई है, अगर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज और उन फॉर्मेट पे काम कर रहे होते तो ये जीडीपी काफी आगे निकल चुकी होती, क्योंकि इंडिया इज ट्रीटेड एज अ यहाँ पर कंज्यूमिंग कंट्री इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग कंट्री। चाइना प्रोड्यूसिंग कंट्री, वहां से प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया आ रहा है, कंज्यूम कहाँ हो रहा है, इंडिया हो रहा है। यूरोप से अब दुनिया भर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स हिंदुस्तान में आकर अपने सेटअप्स कर रहे हैं। तो इंडिया इन दैट वे, इंडिया कंज्यूमिंग नेशन है, और यहाँ पर हमें जरूरत जिस चीज की है वो ये है कि आम आदमी यहाँ से जो जिस सबसे बड़े, यहाँ पर धन्ना सेठ और धन्ना सेठ बनते जाएंगे, आम आदमी पिसता जा रहा है, उस चीज के ऊपर नियंत्रण कैसे होगा, ये एक विषय होना चाहिए। जी अधीर जी, आज नेटवर्क